हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। गाइस, आई नो आप लोगों को मुझसे शिकायत है कि दीदी आप हॉरर स्टोरीज क्यों नहीं कर रहे हो ज़्यादा। बेसिकली गाइस, ऑनेस्टली बोलूँ तो पहले सिर्फ मैं हॉरर स्टोरीज करती थी एंड उस टाइम पे मेरे प्यारे सपोर्टर्स मुझे सिर्फ हॉरर स्टोरीज ही सबमिट करते थे। बट जब से मैंने रिलेशनशिप स्टोरीज एंड बाकी टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है ना, तो मुझे बाकी टॉपिक्स पे भी स्टोरीज अभी आ रहे हैं। एंड अभी हॉरर स्टोरीज सच्ची में बोलूँ तो 20 अगर मुझे मेल आते हैं ना, उसमें एक या फिर 2 ही हॉरर स्टोरी होता है। एंड जो हॉरर स्टोरीज में सिर्फ ऐसा है कि मैंने ऐसा ड्रीम देख लिया या फिर मुझे ऐसा एक शेडो दिख गया दीदी, पता नहीं वो क्या था, वो एज ए हॉरर स्टोरी मैं स्टोरी टाइम उसको कैसे बनाऊं। सो इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है कि अच्छे अच्छे स्टोरीज को अच्छे से बैठ के मैं स्क्रिप्ट करके उसका एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊं। बट गाइस, ये मेरा वादा रहा कि जब भी मैं हॉरर स्टोरीज भले ही कम लाऊं, बट जब भी मैं लाऊंगी ना, अच्छा हॉरर स्टोरीज ही लाऊंगी, ताकि आप लोगों को क्वालिटी दे पाऊं। मैं क्वांटिटी भले ही कम हो बट क्वालिटी टॉप नॉच हो। विद दैट बीइंग सेड, कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो या फिर ऑन भी रख सकते हो, क्योंकि आज मैं हॉरर स्टोरीज बोलने वाली हूँ। खाना या फिर स्नैक्स लेके बैठ जाओ एंड लेट्स बिगिन। सो गाइस, फर्स्ट जो स्टोरी है ना, वो काफी अटपटा सा मुझे लगा एंड एंड ऑफ द स्टोरी में जाके मैं मेरा खुद का पर्सपेक्टिव भी दूंगी, आप लोग भी शेयर करना, क्योंकि ये स्टोरी ने ना मुझे कंफ्यूज करके रखा है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टोरी भेजा है रिया ने। रिया का नाम मैंने चेंज कर दिया है। ये रिया के साथ नहीं हुआ, बल्कि रिया के बेस्ट फ्रेंड, स्कूल टाइम के बेस्ट फ्रेंड अनु के साथ हुआ। अनु एंड रिया स्कूल में ऑब्वियसली मिले थे, वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। बट जब स्कूल खत्म हो गया ना, तो वो लोग बेस्टीज तो नहीं थे, बट उनका कांटेक्ट बहुत अच्छा खासा था। लाइक अनु के लाइफ में अगर कुछ हो, वो रिया को पता होगा ही। अनु 26 साल की उम्र की जब थी, वो एक जॉब कर रही थी एंड उसने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड, 7 साल का बॉयफ्रेंड के साथ उसने शादी कर लिया। एंड शादी के 1 साल बाद उन्होंने एज ए कपल डिसाइड किया कि वो लोगों को अभी बच्चा चाहिए। एंड ये सब चीजें अनु शेयर करती थी फोन में रिया के साथ। डिस्पाइट ट्राइंग, वो कपल कंसीव कर ही नहीं पा रहे थे। एंड ये जो अनु थी ना, वो योगा करती थी, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करती थी, उसका कुछ ऐसा हैबिट्स नहीं था जिसके वजह से वो मेडिकली अनफिट होए, बट फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है। नाउ गाइस, आई नो आप लोग सोच रहे होगे कि शायद लड़के में कुछ मेडिकल इशू है, तो इसीलिए ये कपल ने भी यही सोचा था एंड ये लोग गायनेक के पास गए थे। एंड गायनेक ने इनका पूरा चेकअप किया एंड गायनेक ने भी बोला कि ये कपल को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकली वो लोग फिट है। तो वो गायनेक सजेस्ट करती है कि आप थोड़ा और ट्राई करो एंड अगर ना भी हो फ्यूचर में जाके, देयर आर मेनी ऑप्शंस जो आप एक्सप्लोर कर पाओगे, अलग अलग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स है, आईवीएफ है। तो वो कपल उसके बाद घर आ गए, वो लोग ट्राई करते रहे बट फिर भी कंसीव कर ही नहीं पाए। अनु ने ये चीज़ रिया से शेयर किया कि उसकी जो मदर इन लॉ थी ना, वो भी बोलती थी बीच बीच में कि अपने बहू को कि बेटा, तुम 30 ईयर्स की जब हो जाओगी ना, तब तुम्हें कंसीव करने में डिफिकल्टी होगा, तब तुम हेल्दी उतना ज़्यादा नहीं रहोगी जितना तुम अभी हो। एंड अनु को भी पता था कि उसकी जो मदर इन लॉ है वो कुछ प्रेशराइज नहीं कर रही है, बट उनका जो कंसर्न है वो भी काफ़ी जेन्युइन था। डिस्पाइट द ट्रीटमेंट, उनके लाइफ में रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस, उनके लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आ रहा था। तो एक दिन मदर इन लॉ जो रहती है अनु की, वो सजेस्ट करती है कि तुम एक टेम्पल में जाओ। उस टेम्पल का नाम है गर्भरक्षम बिगाई टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में है। गाइज, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती रहे। उस टेम्पल में माना जाता है कि जो भी जाता है एक बच्चे का इच्छा लेके, वो नेचुरली कंसीव कर जाता है। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट एनीवेज ये अनु अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे जाती है एंड सरप्राइजिंगली वो टेम्पल में विजिट करके आने के कुछ टाइम बाद ही अनु का पीरियड्स मिस हो जाता है एंड वो एक होम किट जो रहता है ना, प्रेगनेंसी होम किट में चेक करती है एंड उसका पॉजिटिव आता है। एंड वो कपल इतना ज़्यादा खुश होते हैं, तो उनके घर में ना इतना अच्छा माहौल हो गया था, पॉजिटिव माहौल हो गया था। फाइनली ये लोग प्रेग्नेंट हो गए थे, क्योंकि सिर्फ कपल को ही पता है कि कितना टाइम के बाद ये लोग ये ट्राई कर रहे हैं। फाइनली वो हो गया। फर्स्ट अपॉइंटमेंट में जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जब वो जाती है अनु, उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है एंड गाइस, डॉक्टर को कुछ नहीं मिलता। लाइक पेट के अंदर कोई बच्चा का कुछ नामो निशान नहीं मिलता। तो ये सुन के अनु बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड सबसे वियर्ड बात क्या है गाइस, उसके पेट में ना एक बम्प हो गया था, जो कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट में नहीं होता है। इतना जल्दी बम्प कैसे आएगा, बट उसको ऐसा फील होता था कि उसका पेट थोड़ा भारी है, बम्प है। तो जिसके वजह से ना उन लोगों ने एक और डॉक्टर को कंसल्ट किया, सोच के कि ये वाला शायद गलत है। तो दूसरा वाला डॉक्टर के पास जब गए, डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, बट डॉक्टर ने ना शक किया कि शायद उनको कुछ और मेडिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल ट्यूमर एंड ऑल कुछ पेट में हो रहा है जिसकी वजह से बम्प हो गया। बट डॉक्टर ने वो भी एग्जामिन किया, बट वो कुछ था नहीं। तो अनु ने ना अपने दिल को दिलासा देने के लिए यही सोचा कि शायद वो जो प्रेगनेंसी किट था वो फॉल्टी था एंड एक फॉल्स पॉजिटिव आ गया था। सॉरी गाइस, मैंने एक इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया। दैट इज रिया, जिसने ये स्टोरी भेजा है ना, रिया लेके गई थी अनु को डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए। तो इन दोनों का ना थोड़ा बहुत लाइक मीट वीट हो जाता था एंड ये सब के वजह से
अनु बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। वो घर में ऐसे ही बैठी रहती थी, रोती रहती थी। तो उसकी मदर इन लॉ को ना शक हुआ एंड ऑब्वियसली उनको भी पता चल गया कि इसका बच्चा नहीं हो रहा है। तो उसकी मदर इन लॉ ने सजेस्ट किया कि सुनो, तुम एक बाबा के पास चलो मेरे साथ। तो वो अनु को एक बाबा के पास लेके जाते हैं एंड वो बाबा कुछ तो बोलते हैं कि इसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल रीज़न है, लाइक इसके पीछे ऐसा कुछ चीज़ है जो साइंस एंड ऑल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड ये सुन के अनु इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी था कि उसके पेट में शायद बच्चा अभी भी है। तो वो क्या करती है, पिल्स कंज्यूम कर लेती है टर्मिनेट करने के लिए वो नॉन एग्जिस्टेंट चाइल्ड को, जो है ही नहीं उसके पेट में, जिसके वजह से उसका तबीयत इतना ख़राब हो जाता है कि वो बेड में एकदम बेड रेस्ट में वो चली जाती है। उसके बाद उसकी मदर इन लॉ फिर से सजेस्ट करती है कि चलो बाबा के पास हम चाहते हैं वापस, क्योंकि इस चीज़ का कुछ तो तोड़ हमें चाहिए। अनु फिर से हिम्मत जुटा के बाबा के पास जाती है। इस बार बाबा उससे खुल के बात करते हैं, ये पूछते हुए कि तुम रिसेंटली कोई जंगल या फिर कोई पॉन्ड के पास खड़े होके क्या तुमने कोई बच्चे के लिए प्रे किया कि तुम्हें भगवान बच्चा दे दे। तो ये सुन के अनु को अचानक से हिट हुआ कि हाँ, मैंने तो ये किया था, रिसेंट ट्रिप में ही मैंने ऐसा बच्चे को चाहा था एक पॉन्ड के पास। एंड ये सुन के फिर बाबा बोलते हैं कि सी, मुझे पता था तुमने वहाँ पे जो एरिया में तुमने बच्चे के लिए चाहा ना, वहाँ से कोई स्पिरिचुअल बच्चा, लाइक कोई बच्चे का आत्मा तुमसे अटैच हो चुका है, वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा है। तो कुछ तो एक्सॉर्सिज्म, कुछ तो रिचुअल होता है जिसके वजह से बाबा ये जो स्पिरिचुअल बच्चा है उसको उसके बॉडी से ऐसे छीन के कोई तो ट्री में घुसा देते हैं। मैंने ये सब चीज़ों के बारे में कभी नहीं सुना गाइस, ऐसे लाइक स्पिरिचुअल चाइल्ड, आई थिंक सो ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम इस स्टोरी के थ्रू ही जान रही हूँ। ये सब रिचुअल होने के बाद शॉकिंगली ये अनु फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है एंड इस बार सब चीज़ नॉर्मल होता है। उसने एक बहुत ही अच्छा हेल्दी बेबी गर्ल को जन्म दिया था। एवरीथिंग वाज फाइन। फैमिली, फ्रेंड्स, रिया बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बट उनका लाइफ इतना इजीली हैप्पी एंडिंग उसमें नहीं होता है। वो बच्ची जब 2-3 साल की उम्र की थी, वो बच्ची एक चीज़ अपने मम्मी से बोलती है, अनु से बोलती है, जिसके वजह से अनु बहुत ही ज़्यादा भी डरती है अपने बच्चे से। वो बच्ची बोलती है अपनी मम्मी को रैंडमली, आप इमेजिन करो एक 2-3 साल का बच्चा उठ के ये सब बोल रहा है कि मम्मी, जब मैं पहली बार आपके पास आई थी आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। लाइक एक 2-3 साल के बच्चे को ये सब कैसे पता चलेगा। एंड अनु ये सुन के इतना ज़्यादा शॉक हो जाती है, डर जाती है। एंड इसके बाद से ना अनु खुद को अपनी ही बच्ची से डिस्टेंस करना स्टार्ट कर देती है, विच आई थिंक इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि बाद में जाके मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूंगी। अनु इतनी ज़्यादा स्केप्टिकल हो गई थी गाइस कि उसने फिर से बाबा को दिखाया, अपने बच्चे को लेके गई, बट बाबा ने जब बच्चे को एग्जामिन किया उन्होंने बोला कि कोई भी नेगेटिव स्पिरिट इस बच्चे से अटैच्ड नहीं है। बट फिर भी अनु को बहुत ज़्यादा डर लगता था इस बच्चे से। तो अनु ने डिसाइड किया कि इस बच्चे को अभी हॉस्टल में भेज देते हैं, क्योंकि अभी बड़ी भी हो चुकी है। ये बच्ची जब हॉस्टल में थी वो बहुत ही अच्छी थी, लाइक उसका कोई कंप्लेन नहीं आता था, बहुत ही फन लविंग ब्राइट बच्ची थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। बट उसके टीचर्स का एक ही कंप्लेन था, दैट इज़ ये बच्ची बीच बीच में टीचर्स लोगों से शेयर करती है कि मैंने मेरी मम्मी को 2 बार, मुझे वो मेरी मम्मी मिली एंड 2 बार ही मैंने खो दिया अपनी मम्मी को। द फर्स्ट वन इम्प्लाइज जब वो स्पिरिचुअल चाइल्ड थी एंड द सेकेंड वन इज़ अभी जब उसकी मम्मी ने उसको हॉस्टल छोड़ दिया, लाइक छोड़ दिया, दिल से दूर कर दिया, इमोशनली डिस्टेंस कर दिया। एंड ये सब सुन के ना अनु और ज़्यादा डर जाती है एंड वो अपने बच्चे से, लाइक जब भी बच्चा घर पे आता है वो एकदम दूर दूर रहती है, क्योंकि उसको पास्ट का वो सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन होता था, हॉन्ट करता था वो स्पिरिचुअल चाइल्ड। ये रिया जिसने स्टोरी भेजा है गाइस, अभी रिलेवेंस इसका समझाती हूँ स्टोरी में। रिया रिसेंटली उस बच्चे के बर्थडे पार्टी में गई थी एंड वो बच्ची रैंडमली रिया के पास आती है एंड बोलती है कि आपसे दोबारा मिलके अच्छा लगा, दोबारा। तो ये चीज़ रिया सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि अब तक उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से थ्रू कॉल्स, थ्रू टेक्स्ट ये सब सुना है, बट अभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वो कर रही है। दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी गाइज। तो जब मैंने ये फर्स्ट स्टोरी पढ़ा गाइज, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे दिमाग में कि ये बच्चे को कैसे पता अबाउट द पास्ट। हो सकता है घर में इस चीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ होगा बिटवीन द कपल एंड वो बच्चा हो सकता है वो चीज़ सुन लिया उस बच्चे ने, शायद इसीलिए वो बच्चा, क्या होता है बच्चा जो भी सुनता है वही रिफ्लेक्ट करता है, वही करता है, मिमिक करता है वो लोग एडल्ट्स को, अपने पेरेंट्स को। तो आई फील लाइक वो बच्चा के साथ कुछ ऐसा स्पिरिट एंड ऑल नहीं था, इट्स जस्ट वो बच्चा शायद अपने घर में जो सुनता था वही शायद खुद बोलता था। बट फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मुझे नहीं मिला है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि बच्चे में कुछ नहीं था, शायद उसने अपने पेरेंट्स का ये सब बातों में सुन के कुछ बना के बोल दिया एंड वही सीरियसली अनु ने ले लिया एंड डिस्टेंस करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से बच्चे का मेंटल हेल्थ खराब होने लगा। आप लोगों को क्या लगता है ये फर्स्ट स्टोरी में, आप लोगों का ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग दिस? ये बच्ची सच्ची में कुछ पास्ट स्पिरिचुअल चाइल्ड के साथ उसका कुछ कनेक्शन है या फिर ये बच्ची टोटली नॉर्मल है? सो गाइस, सेकंड स्टोरी भेजा है ब्लेस्ड लाइफ मेल ने। इस पूरे मेल में
मुझे कुछ नाम ही नहीं मिला, इसीलिए मैं उनका मेल ही रेफर करने वाली हूँ। ये स्टोरी ब्लेस्ड लाइफ मेल के फैमिली में ही हुआ था, बट वो इस स्टोरी के कैरेक्टर नहीं है, तो उनका नाम देना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हुआ है उनके 2 भाई के साथ। उनके फैमिली में 4 बच्चे थे, 2 बहन एंड 2 भाई। एंड ये हॉरर इंसिडेंट उनके 2 भाइयों के साथ हुआ है। एंड इस स्टोरी में उन्होंने बोला है जगह का नाम रिवील ना करने के लिए, होटल का भी नाम रिवील ना करने के लिए। ये इंसिडेंट हुआ है उनके एल्डर ब्रदर एंड यंगर ब्रदर के साथ। एल्डर ब्रदर का नाम हम रख देते हैं आदेश, वेरस यंगर ब्रदर का हम नाम रख देते हैं क्रिश। आदेश को जब इंटर्नशिप मिला था दूसरे सिटी में ना, तो उसका ऐसा था कि उसको बिफोर ज्वाइनिंग द जॉब उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा एंड उसको कुछ तो मतलब ज्वाइनिंग लेटर के लिए भी जाना होगा, जिसके वजह से ये 2 भाइयों ने डिसाइड किया कि उस सिटी में हम पहले ही चले जाएंगे, वहाँ पे होटल बुक करके वहाँ पे रहेंगे ताकि हमारा आना जाना इजीली हो एंड ये सब में प्रॉब्लम ना हो। एंड वैसे ही वो लोग जून के महीने में वहाँ पे चले जाते हैं एंड वहाँ पे ना उनको एक होटल, बड़ा सस्ता सा एक होटल मिल जाता है। एंड उनका गलती रहता है कि वो होटल का कुछ रिव्यू वो लोग चेक नहीं करते, वो होटल का पूछते भी नहीं कि प्राइस इतना कम क्यों है, एंड वो होटल को वो लोग बुक कर देते हैं। एंड उनके साथ और 3 फ्रेंड्स भी वो होटल में उनके साथ रहने आए थे, तो टोटल 5 लड़के उस रूम में रह रहे थे। उस होटल रूम का ना सबसे अजीब बात ये था गाइस कि रूम के अंदर वॉशरूम नहीं था। होटल में तो जनरली अटैच्ड वॉशरूम रहता है, बट उस होटल में सिंस वो चीप था शायद, रूम के अंदर वॉशरूम नहीं था, बाहर वॉशरूम था। एंड वॉशरूम के बाजू में ही एक और रूम था जिसमें वाटर कूलर्स रखे हुए थे। एंड ये चीज़ उतना ज़्यादा रिलेवेंट उनको नहीं लगा था, लाइक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनको नहीं लगा था। उनको कुछ ऑनेस्टली बोलूँ तो फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि क्योंकि बाथरूम पास ही था रूम से, तो वो लोगों ने बुक कर लिया, वो लोगों ने वहाँ पे चिल किया पूरा रात। तो चिल एंड ऑन करने के बाद अराउंड 1 बजे सभी लोग सो गए थे, ठीक है। आदेश को अचानक से वॉशरूम जाना होता है, तो वो निकलता है एंड 2 वॉशरूम्स थे एकदम साइड टू साइड। फर्स्ट वॉशरूम में जब वो घुसता है वो देखता है कि वो फ्रेशली यूज्ड है, शायद किसी ने फ्लश नहीं किया होगा कुछ अपना कार्य करने के बाद। तो वो सेकंड वॉशरूम में चला जाता है एंड वॉशरूम यूज करने लगता है। वॉशरूम जब यूज कर रहा था गाइस, उसको सुनने में आता है पायल का साउंड, छन 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 छन। एंड उसको ऑनेस्टली क्या लगता है कि कोई फ्रेंड उसका प्रैंक कर रहा है, क्योंकि लड़के लोगों में ये सब प्रैंक एंड ऑल बहुत नॉर्मल है। तो वो इस चीज़ के बारे में सोचता नहीं है, अपना फ़ोन का फ्लैशलाइट निकलता है, बाहर का कॉरिडोर एरिया में काफ़ी अंधेरा था वहाँ से जाने के लिए। एंड वाटर कूलर का जो वो रूम था वहाँ पे वो घुस जाता है पानी पीने के लिए। तो वो जब पानी पी रहा होता है तभी उसका ऐसा फील होता है, अंधेरा है पूरा रूम में, कि उसके ऊपर कोई बहुत जोर जोर से उड़ रहा है, लाइक फैन जैसे स्पिन करता है ना गाइस। अगर फैन को आप हटा दो एंड वहाँ पे कोई एक इंसान को लटका दो ना ऊपर, वो अगर ऐसे उल्टा होकर स्पिन करेगा बहुत स्पीड में, जैसे मॉस्क्यूटो कान में भै 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 करता है ना, वैसा टाइप का। तो उसको ऐसा ये फील होके उसको डर लग गया ऑब्वियसली। एंड वो भागा भागा अपने रूम में आया, अपने भाई क्रिश को सब चीज़ इन्फॉर्म किया। क्रिश ने ना इस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा इस चीज़ को भाव नहीं दिया, बिलीव कर नहीं रहा था, बट वो ऐसा था कि मैं जाके खुद देख के आता हूँ। वो वाटर कूलर में घुसता है एंड द सेम थिंग हैपन्स विथ क्रिश। वापस वो आता है एंड फ्रेंड लोगों से शेयर करता है। उनका फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि हाँ भाई सच में पायल का भी साउंड हमने भी सुना, बट हमने इग्नोर कर दिया सोचते हुए कि कोई प्रैंक कर रहा है या फिर कुछ अलग ही हमारा बहम होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ये आदेश अपने ऑफिस में जाता है, अपना ज्वाइनिंग लेटर ले लेता है। उसके बाद वो लोग सभी 5 फ्रेंड्स लोग एक रेस्टोरेंट में रुक के वो लोग खाना खाते हैं। एंड वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद ना उनका बॉडी में बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, बहुत सीवियर स्टमक पेन हो जाता है सभी के साथ। ये स्टोरी मैं जब पढ़ रही थी मैं लॉजिकली सोच रही थी, मुझे लगा कि फूड पॉइजनिंग हो ही सकता है, दैट कैन बी द केस फॉर श्योर। जब तक मैंने इतना ही मेल पढ़ा था। 5 फ्रेंड्स अपने घर आ जाते हैं, बट 5 फ्रेंड्स में कोई भी अपने फैमिली से शेयर नहीं करता है उनके साथ होटल में क्या हुआ था। वो लोग आके इतना ज़्यादा उनका तबीयत खराब होता है, बट 3 फ्रेंड्स ठीक हो जाते हैं। बट ये जो 2 ब्रदर्स है आदेश एंड क्रिश, ये लोगों का तबीयत और ज़्यादा बदतर हो रहा था। ये लोग ठीक होने का नामो निशान कुछ था ही नहीं। मेडिकल टेस्ट करवाया गया, हो गया था इनको डेंगू एंड उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया था। वो लोग थोड़ा रिकवर भी हुए, बट उसके बाद उनका कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रहा था। एंड फिर से मेडिकल टेस्ट में ना कुछ दिख भी नहीं रहा था कि ट्रीटमेंट में क्या ऐसा कमी रह गया या फिर क्या इनको नया करके बीमारी हो गया, कुछ नहीं पता चल रहा था। बट उनका जो तबीयत था, बॉडी फीवर, बॉडी का पेन, एवरीथिंग, वीकनेस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में ख़राब हो रहा था। इनका ट्रीटमेंट थोड़ा दिन चला, थोड़ा दिन बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। एंड सून आफ्टर डिस्चार्ज
आदेश को ज्वाइन करना था अपना कंपनी। ऑब्वियसली अभी वो नौकरी करता है, छुट्टी ले नहीं सकता, तो वो चला जाता है। एंड जब भी वो ऑफिस में कुछ भी खाना पीना करता था ना, वो फटाक से उल्टी कर देता था, उसको अजीब फील होता था। तो ऐसे ही 11 जुलाई को वो काम करते करते ही बेहोश हो जाता है। फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है एंड हॉस्पिटल जब वो पहुंचता है ना, उसको सीरियस इश्यूज आ गए थे गाइस। मतलब लिवर कॉम्प्लिकेशंस, किडनी प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन हो गया था फुल बॉडी में, सीवियर इन्फेक्शन। उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रहा था। उसके पेरेंट्स को ऑब्वियसली इन्फॉर्म किया गया था। पेरेंट्स एंड उसके 2 बहनें आए देखने के लिए। वो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर मैम जो थी ना, उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो। वो उसको शिफ्ट कर दिया गया। एंड उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लोग क्या बोल रहे थे कि इसका बचना उतना ज़्यादा गारंटीड है नहीं। एंड इतना अचानक से एक बंदे को इतना सारा प्रॉब्लम्स कैसे हो सकता है। मैंने सोचा था फूड पॉइजनिंग हो ही सकता है, बट ऐसा क्या खाने में था कि इतना ज़्यादा चीज़ें उसको हो गया अचानक से। एंड शॉकिंगली फैमिली ये सब चीज़ों से जूझ रहा है। आदेश का तबीयत खराब होता जा रहा है। उसमें उसका छोटा भाई क्रिश को भी अचानक से तबीयत खराब उसका भी हो जाता है। उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसके भी सेम प्रॉब्लम्स ही रहते हैं गाइस। आदेश जो था ना, उसका ट्रीटमेंट इतना खतरनाक हो रहा था, वो इतना कॉम्प्लिकेशंस में था कि वो आईसीयू में एडमिट था। सो दिस इज नॉट ए जोक। एंड क्रिश जनरल वाला जगह में एडमिट था। पूरा फैमिली का हालत खराब हो चुका था। दोनों का कंडीशंस खराब हो रहा था। दोनों को सेम सिम्टम्स थे, सेम कंडीशन का प्रॉब्लम था। ये क्या हो रहा है? बाकी 3 फ्रेंड्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। जो 2 पर्सन वो वाटर कूलर के रूम के वो वाले एरिया में गए थे, वो सब स्पिनिंग एंड ऑल हुआ था, उनके साथ ही ये सब चीजें हो रही थी। नेक्स्ट डे गाइस, विजिटर के टाइम पे ना गुरुजी नॉर्मल आउटफिट एंड एवरीथिंग पहन के विजिट करने आए इन दोनों को। एंड ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स ने ही गुरुजी को ऐसे कंसल्ट किया हुआ था। गुरुजी आके एक टक इनको देख के बोले कि तुम जो रिसेंटली गए थे ये होटल में या फिर ये सिटी में, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? अनयूजुअल कुछ हुआ है? वो लड़के लोग ना एकदम शॉक हो गए, बट वो लोग बात करने के वैसे हालत में थे नहीं। गुरुजी ने उनको प्रसाद दिया एंड वो वहाँ से चले गए। अभी आई डोंट थिंक सो वो प्रसाद वो कंज्यूम कर पाए, क्योंकि हॉस्पिटल में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है फॉर पेशेंट सेफ्टी। थोड़ा टाइम बाद ये लोग बात जब कर पाए, ये लोगों ने, भाई लोगों ने अपने पेरेंट्स से शेयर किया कि ऐसा ऐसा हम होटल में रुके थे एंड ऐसा ऐसा चीज़ हमारे साथ हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम वो लोग अपने फैमिली से ट्रांसपेरेंट होकर शेयर करते हैं। बाद में जाके उनको वो जो होटल रूम था, वो होटल के बारे में कुछ लोकल स्टोरी जानने को मिलता है। पहले ही मैं आपसे शेयर कर देती हूँ ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। वो जो रूम था, उस रूम में कुछ तो एक कपल रहने गए थे, जहाँ पे कपल में जो लड़की थी ना, शी डाइड ये करके। एंड वो जो लड़का है उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। एंड उसके बाद से ही वो जो रूम है दैट इज़ कर्स्ड। एंड वो जो एरिया है कूलर का एरिया, वहीं पे वो लड़की ने अपना आखिरी सांस लिया था। एंड उनका जो ये एक्सपीरियंस है दैट वाज कनेक्टेड टू दैट कर्स। शायद वही औरत वहाँ पे घूम रही थी। मुझे इसमें ना ये वाला एंगल भी थोड़ा शक का लग रहा है, क्योंकि वो लड़का अचानक से कहाँ गायब हो गया? अगर वो क्रिमिनल नहीं होगा, वो क्यों अचानक से गायब होगा? अभी भी गाइस, एज आई एम नैरेटिंग दिस स्टोरी, वो भाई लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। शायद क्योंकि मुझे ये स्टोरी बहुत पहले रिसीव हो गया था एंड उनका अभी कंडीशन थोड़ा बेटर है, डेंजर से वो लोग निकल गए। बट फैमिली वाले ना समझ ही नहीं पाए कि वो एक रात ने क्या ऐसा कर दिया कि उनके दोनों बेटों का कंडीशन ऐसा हो गया, इतना ख़राब। एक नाइट ने उनका लाइफ चेंज कर दिया। एंड इसमें अगर फूड पॉइजनिंग एंगल हो ना गाइस, आई फील लाइक पेरेंट्स लोग ऑब्वियसली, ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल लोग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जानेंगे कि क्या आपने खा लिया ऐसा। एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो है ऑब्वियसली देर इंटेलिजेंट, उनको पता होगा। ऐसा अगर केस होता है ना कि कोई पेशेंट का सीवियर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो लास्ट कहाँ से उसने खाना खाया, एवरीथिंग चेक होता है। तो ये फूड पॉइजनिंग का भी एंगल यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है ये सेकेंड स्टोरी में ऐसा क्या था? क्योंकि अगर स्पिरिट वाला एंगल आप जज करो ना, आई थिंक सो कुछ वैसा बहुत खतरनाक पावर वाला ही चीज़ था। अदरवाइज ऐसा इतना बुरा कंडीशन कैसे ही हो सकता है जिसका पहले कुछ सिम्टम्स था नहीं, पता नहीं। सो गाइज, दिस वाज द सेकंड स्टोरी। बढ़ते हैं थर्ड स्टोरी की तरफ। सो गाइज, थर्ड एंड द लास्ट स्टोरी ऑफ दिस वीडियो भेजा है रूही ने। रूही जो है ये एमपी से बिलोंग करती है। रूही के पापा स्कूल टीचर है एंड उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव एंड ओपन माइंडेड है। लाइक उन्होंने कभी भी रूही को किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं है। रूही क्लास 9 तक अपने घर से ही पास के एक स्कूल में पढ़ाई करती थी, बट उसके पापा को अचानक से रियलाइज़ हुआ कि बेटी के जो फ्रेंड्स हैं ना, वो उतना ज़्यादा अच्छे नहीं है। उनके इन्फ्लुएंस से हमारी बेटी ख़राब हो सकती है, पढ़ाई में इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं कर रही है शायद। इसीलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उसी स्कूल में रूही को अभी एडमिशन दिलवा दूंगा। वो वैसा ही करते हैं। क्लास 9 में रूही अपना स्कूल चेंज कर लेती है एंड वो चली जाती है अपने पापा के स्कूल में। लाइक पापा जिस स्कूल में टीचर थे। क्लास 11 में रूही मिलती है एक लड़के से जिसका नाम हम रख देते हैं प्रीतम। एंड उनका रिलेशनशिप चलता है। काफ़ी अच्छा ग्रीन फॉरेस्ट वाला बंदा था एंड उनका रिलेशनशिप मस्त था।
एज ए कपल वो लोग डिसाइड करते हैं कि कॉलेज वो लोग जबलपुर में ही करेंगे ताकि वो लोग एक दूसरे के पास रह पाए एंड उनका कॉलेज लाइफ में अच्छा खासा चले। बट रूही के पापा को ये प्लान के बारे में पता चल जाता है एंड वो रातों ही रात विदाउट इन्फॉर्मिंग रूही ऑब्वियसली वो रूही के लिए भोपाल में एक कॉलेज ढूंढ लेते हैं, पीजी में एडमिशन करवा देते हैं, कॉलेज में भी एडमिशन करवा देते हैं एंड रूही को एट द एंड मोमेंट में आके वो शेयर करते हैं। रूही के पास अभी ऑप्शन नहीं है ऑब्वियसली, उसको जाना पड़ता है वहाँ पे एंड वहाँ पे वो पीजी में जब चली जाती है उसके पापा जब उसको छोड़ के वापस अपने घर आ जाते हैं वो एक नया सिम कार्ड लेती है प्रीतम से कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये सब होने के बीच में ना दोनों का कांटेक्ट थोड़ा टूट गया था। वो प्रीतम को कॉल करके ऐसे ऐसे बोलती है, प्रीतम भोपाल आ जाता है उसको मीट करने के लिए। एंड गाइस ये जो पीजी था ना ये काफ़ी अजीब सा पीजी था। लाइक रूही ने मेल में डिस्कस किया है कि वो पीजी का जो किचन एरिया था, उसका बेडरूम एरिया था, उसको वहाँ पे बहुत ही अनयूजुअल सा फीलिंग होता था एंड उसके पीजी में इंटरनल लॉग्स भी नहीं थे, जिसके लिए रिया ने अपने पीजी ओनर से भी बात किया बट पीजी ओनर ने इस चीज़ को डिसमिस कर दिया, उतना ज़्यादा भाव नहीं दिया। बट रिया ने भी इनिशियली ये सब चीज़ों को लेके उतना बखेरा नहीं किया। एंड उसका जो बेडरूम एरिया था गाइस, रिया के बेड के बाजू में ही एक बहुत ही बड़ा सा ग्लास विंडो था। भाई ये मेरा सबसे वर्स्ट फियर है कि मुझे नहीं चाहिए विंडो मेरे बिस्तर के बाजू में, मुझे नहीं चाहिए विंडो, ग्लास का होता है उसमें भूत भूत अपना हाथ से मुक्का मार के मेरा गला वाला दबा के मुझे खत्म कर देगा, मुझे नहीं चाहिए विंडो। एंड उस विंडो से ना वो रिया एक लड़की को देखती थी, लाइक एक लड़की का शैडो उसको दिखता था। तो इनिशियली उसको क्या लगा कि कोई और ऑपोजिट में रहने वाली लड़की का ऐसा शैडो होगा, बट उसका ये सब इंसिडेंट एवरी नाइट हो रहा है कि उसको ऐसा शैडो दिख रहा है एंड उसका तबीयत भी अभी ख़राब होने लगा है, उसका कम्प्लेक्शन टैन होने लगा है एंड वो हमेशा वीक सी लगती थी। तो वो अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोलती थी कि मम्मी पापा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर वापस आना है। ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड हो चुकी थी ये सब को लेके। तो उसके मम्मी पापा गाइस एज आई सेड अर्लियर वो लोग बहुत सपोर्टिव थे, बहुत प्यार करते थे। तो वो लोग ना अपने बच्ची को घर पे वापस टेम्पोरेरीली बुला लेते हैं। वो जब घर जाती है उसको डॉक्टर दिखाया जाता है, डॉक्टर कुछ बोल ही नहीं पाते कि उसको ऐसा कुछ क्रॉनिक डिजीज या फिर कुछ ऐसा हुआ नहीं है। वो ऑब्वियसली कुछ मेडिसिन देते हैं फॉर द वीकनेस एंड ऑल। वो अभी जब घर में है गाइस वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लगी थी। जिस लड़की को पहले मिठाई से एकदम नफरत था, मिठाई उसको खाना अच्छा नहीं लगता था, वो अभी मिठाई क्रेव करती थी। एंड बहुत ही अनयूजुअल चीज़ था कि रात के 1 से 3 बजे के बीच में उसको खतरनाक भूख लगता था एंड वो भूख में वो मांगती थी मिठाई, लाइक उसको भूख में मिठाई खाना है। एंड ये सब चीज़ें पेरेंट्स देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे। एंड बच्ची का जब भोपाल में जाने का दिन आ रहा था ना कॉलेज में, तो वापस उसको ज्वाइन करना है, वो बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हो गई थी, वो बहुत ही वियर्डली बिहेव करती थी। तो ये जो रूही के पापा है इनको ना शक हो गया अभी कि अभी ये चीज़ नॉर्मल नहीं लग रहा। तो वो अपने बच्चे को एक स्पिरिचुअल बाबा के पास लेके जाते हैं एंड वो स्पिरिचुअल बाबा बच्चे का सब चीज़ सुन के वो बोलता है कि वो जिस रूम में थी शायद इससे पहले कोई लड़की ने वहाँ पे ये किया है, उसका जो स्पिरिट है उसने अटैच कर लिया है खुद को रूही के साथ। ये सब सुनने के बाद ना रूही जब अपने घर वापस आती है उसका कंडीशन और ख़राब हो जाता है। वो रैंडम टाइम में बहुत रोती रहती थी एंड बहुत ही चिल्लाती रहती थी। फिर से उसको बाबा के पास लेके जाया जाता है। ये बाबा फिर उसको देख के उसका कंडीशन सब चीज़ देख के वो बोलते हैं कि शायद इसको JIN ने पोजेस कर लिया है, लाइक स्पिरिट ने अटैच कर लिया है खुद को। एंड ये जो JIN है ये इसको छोड़ना नहीं चाहता एंड ये JIN इससे शादी करना चाहता है। गाइज आई नो ये आपके लिए बहुत ही हार्ड टू बिलीव होगा बट ट्रस्ट मी गाइज थोड़ा सा ये कट कर रही हूँ मैं स्टोरी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये चीज़ बोलना। मेरा बचपन में एक नेबर थी। हमारे बचपन में ना हमारे फैमिली के बाजू में एक घर में एक इंसान रहता था अपने फैमिली के साथ। मैं नहीं बोलने वाली ज़्यादा डिटेल्स उनके बारे में। तो उनकी जो बड़ी बेटी थी ना वो काफ़ी सुंदर थी, लाइक बहुत ही सुंदर थी, बहुत अच्छी लड़की भी थी वो। मैं उनको दीदी करके बुलाती थी। तो रात के टाइम में ना मेरे पापा हमारे घर को छोड़ के बाहर चले जाते थे, लाइक रात के 2-3 बजे। तो मैं ना बहुत डर जाती थी कि क्योंकि हम लोग एक साथ सोते थे, मैं बहुत छोटी थी। तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोल देती थी कि वो जो दीदी है वो दीदी रो रही है अचानक से क्योंकि उसका पेट दर्द कर रहा है इसलिए तेरे पापा गए हैं। एंड मैं भी बिलीव कर लेती थी। वो तो सालों बाद मुझे पता चला थ्रू माई मॉम, सिंस मैं बच्ची थी उन्होंने तब नहीं बोला था मुझे, कि वो जो दीदी है वो दीदी रात के 2-3 बजे वो अपने माथे में ऐसे वॉल को ऐसे पीटती थी, वो अलग वॉइस में बात करती थी। एंड मेरे पापा जाते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स ना डर गए थे ये सब चीज़ों को लेके एंड इसीलिए मेरे पापा हेल्प करने जाते थे। एंड वो फैमिली लेना बहुत ही ज़्यादा वो लोग टेरिबल कंडीशंस में थे क्योंकि बच्ची को लेके वो लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी गए, फिर भी कोई तोड़ नहीं मिला अनटिल अनलेस वो एक स्पिरिचुअल बाबा के पास गए। तो मुझे ये चीज़ एकदम जब मैं बड़ी हुई तब मेरी मम्मी ने मुझे बोला गाइस। एंड सबसे वियर्ड बात, सबसे स्केरी बात क्या है पता है, मेरी मम्मी को ये सब चीज़ें पता था, फिर भी बीच बीच में मैं उनके घर में चली जाती थी। वो जो रूम है ना जहाँ पे एलिजिटली वो दीदी को पोजेस किया था, वो रूम से ना एक काफ़ी बड़ा सा एक
नदी दिखता था। मैं असम में रहती थी, तो हमारे घर के पीछे एक नदी था, और उसके पीछे बहुत सारे पहाड़ थे जहाँ पे फॉक्स एंड ऑल घूमते थे। यू वुडंट बिलीव दिस, बट रात के टाइम में ना हमारे घर के गेट के सामने फॉक्स लोग आके किटी पार्टी करते थे एंड करके चिल्लाते थे। एंड मैं वो दीदी के घर में शाम के टाइम में भी गई हूँ, वो रूम में चिल करने के लिए, तंदूरी चिकन पेलने के लिए। तब मेरी मम्मी को ये सब चीजें याद नहीं आया कि बेटी को एक बार बोल दे कि ये सब हो गया है। अभी तो वो पूरा क्योर हो चुकी है। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने स्टोरी को कट कर दिया, बट थोड़ा सा खुद का भी ये चीज शेयर कर दिया कि ऐसा भी होता है। अभी स्टोरी पे वापस लौटते हैं। ये जो बाबा रहते हैं, इस पे रिचुअल परफॉर्म करते हैं। ये रिचुअल बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। ये बाबा ये भी बोलते हैं कि ये जो स्पिरिट है JIN, ये नहीं चाहता कि तुम्हारे आसपास भी कोई लड़का रहे या फिर तुम किसी से शादी करो, इसीलिए वो तुम्हें अगली करने का ट्राई कर रहा है। अभी ये स्टोरी में बोला गया है कि कम्प्लेक्शन को टैन कर दिया। एंड आप लोगों को भी पता है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की, गोरा अगर है तो वो बहुत सुंदर है, अगर कोई काला सा है वो सुंदर नहीं है। ये सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स है, ये मेरे शब्द नहीं है भाई। बेसिकली उसको ऐसा उसका फेस एंड एवरीथिंग कर दिया था कि उसके बॉडी में स्पॉट्स आ रहे थे, वो अजीब दिख रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा डल दिख रही थी। एंड बाबा जी ने ये चीज़ पे पूरा एकदम एक्सॉर्सिज्म एंड रिचुअल सब चीज़ किया, फिर भी वो प्रॉपरली रिकवर नहीं हुई। उसकी फैमिली उसको लेके अलग अलग मल्टीपल जगह वो लोग गए, बागेश्वर धाम गए, मेहंदीपुर बालाजी गए। एंड ये सब की वजह से ना रिया एंड प्रीतम के बीच में भी बहुत डिस्टेंस आ गया था। एंड फिर भी इतने जगह जाने के बावजूद रूही क्योर नहीं हो रही थी, उसका कंडीशन ठीक नहीं हो रहा था। अंटिल एक कोई तो उनका फैमिली का जाना पहचाना इंसान ने बोला कि कामाख्या मंदिर जो है गुवाहाटी में, वहाँ पे तुम जाओ एक तांत्रिक से, वहाँ पे जाके अपनी बच्ची को दिखाओ। वहाँ पे एक तांत्रिक के बारे में उन्होंने सजेस्ट कर दिया था, वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं। भाई कामाख्या मंदिर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये तो मैं खुद बोल सकती हूँ। कामाख्या मंदिर के तांत्रिक रूही को बोलते हैं कि सेम चीज कि ऐसे JIN ने खुद को अटैच कर लिया है तुमसे, एंड तुम्हारा वेट भी ये बढ़ा रहा है ताकि कोई तुम्हें पसंद ना करे। एंड वो सजेस्ट करते हैं कि अजमेर आप जाओ, अजमेर में एक रिचुअल होता है, मतलब सजेस्ट करते हैं प्रॉपर चीज़, तो वो लोग फिर से अजमेर भी जाते हैं। एंड अजमेर में जो रिचुअल होता है ना गाइस, उसके बाद रूही थोड़ा रिकवर होना स्टार्ट कर देती है। एंड 2 फ्रिकिंग साल लग जाते हैं रूही को रिकवर करने में, एंड अभी के टाइम में वो ठीक है। सो गाइज दिस वर द 3 स्टोरीज। आई नो बहुत लोग ये सब स्टोरीज पे बिलीव नहीं करते हैं, मैं ज़बरदस्ती तो कर ही नहीं रही कि ये सब पे आपको बिलीव करना चाहिए एंड ऑल, बट जो लोग बिलीव करते हैं लेट देम जस्ट बिलीव, जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो उनका पर्सपेक्टिव है। आप खुद का ओपिनियन आप तक रख ही सकते हो, क्योंकि ऑनेस्टली ये मेरा भी थॉट है कि अगर कुछ भी पॉजिटिव है उसका काउंटर करने के लिए नेगेटिव एनर्जी भी रहता ही है। सब चीज़ के लिए एक ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट एनर्जी होता ही है, अगर प्लस है माइनस भी है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर लाइफ में थोड़ा डरना ज़रूरी है। बाय।